हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज डेट है 13 मार्च। देखते करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, मैपिंग में हम रिवीजन कर रहे थे इंडिया के मैप की। तो इंडिया के मैप की अगर बात करें तो देखो, हमने इसके स्टेट और कैपिटल्स देख लिए थे कौन कौन से हैं। उसके अलावा हम देख रहे थे कि उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, मतलब हमारे राज्य, कितने राज्य ऐसे हैं जो विदेशी देशों के साथ सीमाएँ लगा साझा करते हैं। तो वहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे हमारे जो पड़ोसी, मतलब हमारे जो राज्य हैं उनके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, मतलब एक राज्य के कितने कौन कौन से पड़ोसी राज्य है और मैक्सिमम कौन से राज्य के साथ है, एक एक करके हम देखते चलेंगे। ठीक है। तो अगर देखो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का बॉर्डर बस आपका वेस्ट बंगाल से लगता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे आसाम। आसाम के देखो जितने नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर की बात करते हैं सबके साथ लगता है, मतलब 6 कंट्री जो नॉर्थ ईस्ट के हम 7 सिस्टर में आती है तो आसाम भी आता है। तो आसाम के साथ आसाम प्लस 6 कंट्रीज, 6 स्टेट के साथ साथ आपका वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर लगता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर लगता है आसाम का, नागालैंड से लगता है, मणिपुर से लगता है, मिजोरम से लगता है, त्रिपुरा से लगता है, मेघालय से लगता है और आपका वेस्ट बंगाल से भी लगता है। तो टोटल 7 राज्यों से सीमा लगी है आसाम की। उसके आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों से लगता है, आसाम और नागालैंड से। नागालैंड 3 राज्यों से लगता है, मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भी 3 राज्यों से लगता है, नागालैंड, आसाम और मिजोरम से। उसके बाद मिजोरम की बात करें तो ये भी 3 राज्यों से लगता है, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय से, मणिपुर से। उसके बाद त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा दोस्तों 2 राज्यों से लगता है, एक तो मिजोरम से लगता है और एक आसाम से लगता है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय बस एक राज्य से लगता है, वो है आपका आसाम। ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के हमने नॉर्थ ईस्ट के हमने राज्य देख लिए। और उसके आगे बढ़ते हैं तो देखो, जम्मू कश्मीर बस 2 ही राज्यों से लगता है, एक पंजाब से और एक हिमाचल प्रदेश, इसका बॉर्डर सीमा लगती है। ठीक है। उससे आगे बढ़ेंगे पंजाब। तो पंजाब देखो 4 राज्यों से लगता है। 4 राज्य कौन कौन से, एक राजस्थान, एक हरियाणा, एक हिमाचल प्रदेश और एक जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश भी दोस्तों 5 राज्यों से लगता है, सॉरी एक, हाँ 5 राज्यों से लगता है। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब और आपका जम्मू कश्मीर। तो टोटल 5 राज्यों से लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा दिल्ली से भी लगता है, यूटी से एक लगता है। उसके अलावा अगर बात करें तो चंडीगढ़ को भी हम काउंट कर सकते हैं। यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ से भी बॉर्डर लगता है हरियाणा और पंजाब का। ठीक है। तो उस वैसे बात करें तो हरियाणा का देखो यूपी से लगता है, राजस्थान से लगता है, पंजाब से लगता है और आपका हिमाचल प्रदेश से लगता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मेजरली कंट्री हम देखें तो देखो, राजस्थान देखोगे तो एक, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, टोटल आपका 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो नॉर्मली देखो, अब सारे एक एक करके हमें देखना है ऐसे, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लगता है तो जो राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो है उत्तर प्रदेश। टोटल देखोगे तो ये यूटी मिला के 9 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कैसे देख लेते हैं, क्या करके। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश, पाँचवा राजस्थान, 6 आपका हरियाणा, 7वां हिमाचल प्रदेश, 8वां उत्तराखंड और 9वां आपका यूटी आ जाता है दिल्ली। तो टोटल 9 राज्यों के साथ इंक्लूडिंग यूटीज़, ये 9 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे कम तो एक ही करेगा। तो जो भी एक एक करके एक राज्य से गिरा, जैसे आप सिक्किम की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे राज्य मिल जाएंगे जो बस एक ही राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। तो ऐसे देखो, ये सारी चीज़ें हमने बहुत पहले भी देख रखा है, बट एक बार एज ए रिवीजन हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है ना। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश देखोगे तो मध्य प्रदेश की अगर सीमाएँ हम देखें तो मध्य प्रदेश देखोगे तो आप राजस्थान से लगता है, इधर गुजरात से लगता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इनसे बॉर्डर लगता है इनका। छत्तीसगढ़ की बात करोगे, छत्तीसगढ़ यूपी से भी लगता है, महाराष्ट्र से लगता है, उसके बाद मध्य प्रदेश से लगता है, तेलंगाना से लगता है, उड़ीसा से लगता है और आपका झारखंड से लगता है। तो देखो, ये बस आपको ऐसे याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ मध्य प्रदेश, तो आपको दिमाग में जैसे ही आप आंखें बंद करो आपको दिखना चाहिए कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर कौन कौन से राज्यों से लगता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट पीसीस में नॉर्मली इसमें बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। दूसरा ये है कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप कोहिमा से लेकर अगर तिरुवनंतपुरम तक जा रहे हैं तो कितने राज्यों से गुजरेंगे। जब आपको पता तो रहेगा कि इस पड़ोसी देश ये है, इसका पड़ोसी राज्य ये है, इसका पड़ोसी राज्य ये है, इसका पड़ोसी राज्य ये है, तभी तो आप क्रॉस कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं कि बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है तो आप स्किप कर जाओगे इसको और गलत कर जाओगे। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो मेजरली देखो, ऊपर के मैंने नॉर्थ के बता दिए। ठीक है। तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, तो एक दो दिन में हम इसको सारा कवर कर लेंगे। बाकी देखो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बातें कर रहे थे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने बताया था कि देखो मेजरली 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला बात तो इसके प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी वर्ड जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और एकता और अखंडता दिया गया। एकता पहले लिखा हुआ था, एकता और अखंडता जोड़ दिया गया।
ये 3 चीज़ें हुई। ठीक है। उसके अलावा देखो इसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का, जिसको भाग 4 क के नाम से जानते हैं, जो मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं। शुरू में 10 थे, बाद में 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 11वां जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो टोटल अभी 11 हैं। उसके अलावा देखो एक चीज़ और की गई, जिसमें लोकसभा की सीटों की बात की जाती है। देखो ये सब इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये चेंजेस हुए, ये चेंजेस हुए, इतना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इसमें पूछे नहीं जाते हैं, बट इतना आपको तो वैसे बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक वर्ड जुड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। मतलब जो भी उसका कैबिनेट कहेगा और कैबिनेट के अनुसार जो प्रधानमंत्री कहेगा उसी को करना पड़ेगा, किसको, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये वर्ड भी इसमें जोड़े गए थे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2-3 दिन रख दिया। रिवर सिस्टम की बात करें तो गोदावरी हम देख रहे थे। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गोदावरी निकलती है त्र्यंबक की पहाड़ियों से, नासिक महाराष्ट्र से। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। और इसको मेजर मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो मंजरी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और प्राणहिता। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, पहला नंबर पे ये गोदावरी। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तब भी आपको 6 रिवर के कहाँ से उद्गम है, कितनी लेंथ है और मुख्य सहायक नदियाँ ऐसे ही याद हो जाएंगी। बट आपको एटलीस्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने बताया था निजाम सागर डैम इसी गोदावरी नदी पे ही बना हुआ है, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना के जस्ट बॉर्डर पे ही बना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी अगर इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी देखें, दूध गंगा, ठीक है, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, इसके लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज है। और राइट साइड की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मनेर, और उसके बाद आपका ये आपका किन्नर स्वामी। तो ये 2 नदियाँ हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बस आपको बहुत ज़्यादा याद रखना नहीं है। ठीक है, तो किन्नर सानी और मनेर ये दोनों आपकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा भी कहते हैं लोग। तो मंजीरा 3 नदियाँ नॉर्मली है जो आपकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी से इंपॉर्टेंट है। अब मेजर सिटीज़ की बात करें, देखो मेजर सिटीज़ इस पर बसा हुआ दोस्तों आपका त्र्यंबकेश्वर भी बोलते हैं, और नासिक याद रखिएगा। नासिक ये एक्चुअली बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता कि कौन सी नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है, बट बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नासिक याद रखिएगा कि गोदावरी नदी पे बसा हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट शहर है, जो एक फेमस शहर है। ठीक है, देखो लगभग सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। ये ट्रिक था, मैंने कल भी बताया था आपको, बट मैं बताता नहीं नॉर्मली कि आप उसको याद करिए। अब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी पराग्वे और कोस्टा रिका के यात्रा पे। अब देखो मैंने बताया था, कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका उपराष्ट्रपति हो, या विदेश मंत्री हो, या तो आपका डिफेंस मिनिस्टर हो। ठीक है, ये अगर 4-5 लोग अगर कहीं भी विदेश यात्रा पर होते हैं, देखो उसका उद्देश्य बस 4 ही 5 घूम फिर के आता है। या तो उद्योग धंधों को बढ़ाना देना होता है, या तो डिफेंस को बढ़ाना देना होता है, या तो पर्यावरण को बढ़ावा देना होता है, या अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होता है। इन सारे मुद्दों के ही आसपास सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। तो आपको ये याद नहीं रखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पराग्वे कहाँ है और कोस्टा रिका कहाँ है। अब देखो पराग्वे देखो तो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है साउथ अमेरिका की, जिसको मैंने बीपी के नाम से याद रहेगा। बोलाविया और पराग्वे 2 ऐसी कंट्रियाँ हैं जो लैंडलॉक है। अगर पराग्वे किन किन राज्यों, किन किन देशों से घिरा हुआ है, अगर आप उसकी बात करें तो पराग्वे के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश की बात करें तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के साथ साथ ब्राज़ील है और बोलाविया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, पराग्वे कहाँ पे है और एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका की। उसके अलावा कोस्टा रिका की बात करें, कोस्टा रिका देखो आपका नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, जिसमें ऊपर की बात करें निकारागुआ है, नीचे पनामा है, और इधर कैरेबियन सी से गिरा हुआ है, इधर पैसिफिक ओशियन से गिरा हुआ है। तो इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। सैन जोस इसकी कैपिटल है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब देखो अभी आपको पता है कि 2019 का लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो ये आंकड़े जारी किया गया पीआईबी में। तो इस समय जो इस साल जो कुल मतदाता है, जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है, तो लगभग 89,78,11,627 मतदाता है। तो लगभग आपको इतना याद रखिए 89 करोड़ के आसपास। हमारी जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है आपका 2011 के सेंसस के अनुसार। अगर वैसे बात करो तभी 135-136 करोड़ के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। बट 189-90 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या जो वोटिंग करती है वोटिंग राइट से, मतलब 18 साल से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारी जनसंख्या लगभग 90 करोड़ के आसपास है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, तो देखो पिनाका रॉकेट सिस्टम देखो ये डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों बनाया गया हुआ है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम डीआरडीओ बोलते हैं। इसको राजस्थान के पोखरण रेंज में क्या किया गया, परीक्षण किया गया, और ये एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो याद रखिएगा पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो पिनाका है वो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, या
या सिंगल रॉकेट सिस्टम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बस कहाँ से ये लॉन्च किया गया आपको ये देखना है, मतलब कहाँ परीक्षण किया गया आपको ये देखना है। पोखरण में किया गया, कभी कभी पूछ लिएगा कि पोखरण के बजाय कहाँ लिख देगा, यहाँ पर लिख देगा कि चांदीपुर से किया गया, उड़ीसा से किया गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। श्रीहरिकोटा से परीक्षण किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जो कि अगर आपने थोड़ा सा बेसिक तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप फंस जाएंगे। तो याद रखिएगा पोखरण रेंज से किया गया और ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। इतनी आपको चीज़ें याद रखना है। और ये स्वदेशी निर्मित है। सबसे बड़ी बात यह कि पिनाका हमने किसी की मदद से नहीं बनाया, खुद से बनाया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये खुद का है और हमारे स्वदेश निर्मित है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य, अब देखो गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए, गुजरात में है। और बब्बर शेर भी आपको पता है गिर के जंगलों में पाया जाता है। तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, वो भी गुजरात में ही है। तो देखो एकमात्र बब्बर शेरों का निवास है आपका गिर में। तो ये देखिए बब्बर शेर ऐसे होते हैं, और ये बस आपको देखना हो तो गुजरात में मिलेंगे और कहीं पूरे भारत में नहीं मिलेंगे, इवन एशिया में भी नहीं मिलेंगे। एशिया में बस यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, वुड स्नैक की बात कर रहे हैं। तो वुड स्नैक दोस्तों ऐसे होता है, इसके ऊपर ऐसे कुछ मतलब कुछ चिन्ह सा बना होता है, जो स्नैक्स होता है, सांप जिसको बोलते हैं हम। 140 वर्षों से ये देखा नहीं गया। 140 वर्षों के बाद मेघलाई के जंगलों में देखा गया। और पेरियार टाइगर पहले जो पाया जाता था, ये मेघलाई और मेघमलाई और पेरियार टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, केरला में है। और आपका मेघमलाई कहाँ पे है, मेघमलाई आपका तमिलनाडु में है। तो ये चीज़ें आपको बस याद रखना, मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे, केरल में है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुड स्नेक पाए गए, बस इतना 140 वर्षों के बाद इतना याद रखिए। लेकिन यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी ये पूछ लेगा आपका कि मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है। आप देखो स्वर्ण भंडार में भारत का 11वां स्थान है। तो बस आपको इतना ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना है। और एक विश्व स्वर्ण काउंसिल होती है, जो क्या करती है, उसके पूरे उद्योग बाजार का विकास संरचना को सारा देखती है, ठीक है। तो बस ऐसे इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि भारत का स्वर्ण भंडार में 11वां स्थान है और नंबर 1 पे आपका अमेरिका है। तो इतनी चीज़ें बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया था, ठीक है। यूपीएससी से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है इसमें। अब देखो सीसरी सुपारी को जीआई टैग दिया गया। तो देखो सुपारी कहाँ का है, बस इतना याद रखना है, कर्नाटक का। जो सीसरी सुपारी है, कर्नाटक का कन्नड़ जिला है, उसमें सीसरी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग मैंने कल भी आपको बताया था क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, मतलब एक विशेष लोकेशन में ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसका मतलब यही होता है अगर इसको जीआई टैग दिया जाता है। तो 2004 में पहली बार दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, पहला भारतीय उत्पाद था। जो डीआई टैग दिया जाता है दोस्तों, वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो आप ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मली याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नवाचार इनोवेशन सेंटर खोलने की बात कही जा रही है भारत में। तो यूनाइटेड नेशन की दोस्तों एक संस्था है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, जिसको आईटीयू के नाम से हम जानते हैं। तो वो अपनी एक संस्था खोलेगा इनोवेशन सेंटर, कहाँ पे, भारत में। तो ये दक्षिण एशिया में पहला अपना इनोवेशन सेंटर वो भारत में खोलने जा रहे हैं। तो बस एज ए बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इतना ही याद रखिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट है कि आईटीयू क्या है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और भारत में दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में वो भारत में अपना पहला इनोवेशन सेंटर खोलने वाले हैं। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपका देश में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से नौरादेही अभ्यारण्य में बसाने के सुप्रीम कोर्ट को मंजूरी दे दी है। किस राज्य में स्थित अभ्यारण्य है? तो दोस्तों ये अभ्यारण्य स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। अब आपको पता है कि अफ्रीका से हम क्या चीते ला रहे हैं बसाने के लिए आपका नौरादेही में। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अफ्रीका से हम ला रहे हैं नौरादेही में बसाने के लिए। मैंने कल आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो ये आप याद रखिएगा, नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अब हाल ही में पिनाका का सफल परीक्षण किया गया, इसके संबंध में कौन सा तत्व सही है, ठीक है। पिनाका स्वदेश निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल है, आपको ये बताना सही है कि नहीं है। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया, सही है कि गलत, ये बताना। या दोनों सही है या तो कोई नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को इसमें ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।